लेक्चर 34 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं इस फॉर्म में आपके सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि लेक्चर के दौरान ना एक दो जगह पे वॉइस दबी है, तो जिसकी वजह से वो एक दो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि हमें सुनने में मसला आया है। तो वो 4 एरिया से मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। वैसे तो वो रेपिटेशन इतनी हो जाती है लेक्चर में, आपको पता है चीज़ों की बार बार, कि वो बात वैसे भी समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं। आपको मैं लेक्चर शुरू करने से पहले ही ये चीज़ एडवांस में बता रहा हूँ। अच्छा जी, जिस वक्त हमारा लेक्चर चल रहा होगा यार, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 33 मिनट के करीब ना 33 मिनट के करीब मैं एक किताब के पेज के ऊपर जाऊँगा। वो किताब का जो पेज होगा वो होगा पेज 463। पेज 463 पे ये जो पहला बुलेट है ना, पहला बुलेट, ये देखें पहला बुलेट, पहले बुलेट में ये मैं लफ्स बोलूंगा, वो शायद सुनाई ना दे। इंश्योर डेट अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। तो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस, अगर आप किताब खोलें पेज 463 और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस का मतलब लिख लें, यानी जहां आप नौकरी कर रहे हैं उनको आप एक अच्छी सर्विस दें, ये मतलब है बस सिंपल सा, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। एक और लफ्स मैं बोलूंगा, बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। इसमें भी हल्की सी शायद आवाज दबी है। तो करंट स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं? करंट स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन करके जरा लिखें। जो इस वक्त आपके पास लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, वो पुराने स्टैंडर्ड नहीं, 1990 वाले, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड आपके पास हैं, इससे मुराद करंट स्टैंडर्ड्स हैं। ये दो बातें आपने आई होप लिख ली होंगी उर्दू में इस पेज के ऊपर जो मैंने बताई। अच्छा, एक और इशू यहीं पे आएगा आपको तकरीबन वीडियो में 39 मिनट्स के करीब। मैं ये लफ्ज बोलूंगा, नीचे देखें, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ सर्विस। इसके बाद मैं आपको उर्दू में एक मिसाल लिखवाना चाहूंगा। उस मिसाल में मैंने ये लफ्ज बोला है उर्दू का, जो मैंने आपको येलो से इधर हाईलाइट किया हुआ है। ये 4 जगहों पे मसला है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसकी बेशक आप तस्वीर भी खींच लें। तकरीबन इतने मिनट्स में ये मसला है। सीए को किसी ने कहा कि रिकॉर्ड्स चेक कर दो। अब रिकॉर्ड्स का लफ्ज दबा है, जिसकी वजह से बच्चों को रिकॉर्ड्स का लफ्ज समझ नहीं आया, तो रिकॉर्ड्स का लफ्ज वहां मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आप अब कैसे याद रही है आपको ये बात लेक्चर सुनते हुए? तकरीबन 39 मिनट्स के करीब लेक्चर में मैं ये लफ्ज बोलूंगा, सीए को किसी ने कहा, तो ऑब्वियसली वो फिर आगे जो लफ्ज दबेगा वो रिकॉर्ड्स का लफ्ज होगा। हल्का सा सुनाई दिया वैसे वो। अच्छा, ये दूसरी जगह एक इशू था। आगे जी, आगे चलते हैं। आगे मोहतरम ये है कि जिस वक्त आप लेक्चर के अंदर जो है वो चल रहे होंगे, तो तकरीबन 53 मिनट्स के करीब जो है वो आपके सामने इस तरह की एक पिक्चर नजर आएगी। इस तरह की पिक्चर में मैं आपको IS40 वैसे आपको आता ही है, मैं आपको IS40 में बताऊंगा कि IS40 में लैंड और बिल्डिंग को आप या किराए पे देने के लिए रखते हैं या उसको महंगा होने के लिए रखते हैं। तो ये लफ्ज जो है शायद दब गया है, कि लेकिन लिखा गया व्हाइट बोर्ड पे किराए पे देने के लिए रखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को। बहरहाल ये पता है यार सर आपको IS40 में, IS40 का मकसद है लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे देने के लिए रखा जाता है या महंगा करने के लिए रखा जाता है। तो ये लफ्ज मैंने बोला था, ये शायद वहां पे स्किप हुआ है। हाँ, एक और बात यहाँ पे मैंने बोली है, शायद आपको पता हो कि IS40 में एक कॉस्ट मॉडल है और एक फेयर वैल्यू मॉडल है। ये आपको शायद पता हो, FR1 आपने पढ़ी हुई है। इसकी काफी रिवीजन हमने इस लेक्चर में करनी है। कॉस्ट मॉडल इधर जरा देखें, मैंने क्या कहते हैं अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ, कॉस्ट मॉडल में आपको पता है डेप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को, फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाते। और फेयर वैल्यू मॉडल पे आपको पता है चीज़ों को जो है फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं, डेप्रिशिएट नहीं करते। बहरहाल इसकी एक्सटेंसिव रिवीजन होनी है। और यही वाली बात जो मैंने अभी आपसे कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल वाली की है, जो आपने FR1 में माशाल्लाह पढ़ी हुई है, यही वाली बात मैं एक दफ़ा दोबारा करूंगा लेक्चर में, इस पॉइंट के ऊपर, जिस जहां मेरा हाथ है, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल देखें लफ्ज लिखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर लेक्चर में मैं यही वाली बात दोबारा करूंगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके लेक्चर का होगा 57 मिनट्स के करीब। तो यही वाली बात दोबारा वहां पे करूंगा, तो इसको आप एज इट इज सुन लीजिएगा। तो कि कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल वाली बात जो भी मैंने आपसे की है, तो इट्स ओवर, ठीक है। अब आप लेक्चर नॉर्मल तरीके से सुनना शुरू करेंगे। छोटा सा क्लिप ना मैं लेक्चर 37 के स्टार्ट में भी अटैच करूंगा, क्योंकि जब ये मुझे गलती पता चली तब लेक्चर 37 अपलोड होना था। अच्छा बताइए, मसला क्या है? मसला क्या है? रिजल्ट क्यों नहीं सही आता आप लोगों का? कितने लोग ICAP को ब्लेम करते हैं? जरा हाथ खड़ा करते हैं। एक भी नहीं। आप प्रोफेशनल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, आप आदी हो गए हैं। अच्छा, ऐसे 3 पेपर देते हैं लोग, 2 पास होते हैं, फिर इतने जज्बाती हो जाते हैं, अगली दफा 4 देंगे, अगली दफा 5 देंगे, और ये अपनी तरफ से कोई लफ्ज बना लिया हुआ है क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। ये ICAP ने कोई लफ्ज नहीं बनाया हुआ ऐसा क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। तो अब हमारी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, इसलिए हम 4 पेपर देंगे। तो एक 2 पास हुए, अब इस बार 4 देंगे। अजीब सी बातें, कोई समझ नहीं आती। जी मोहतरम, एक दफा अच्छा, एक पास है, अगली दफा 4 दे रहे हैं। अच्छा यार, ये सारा मसला इस वजह से कि हमें एथिक्स नहीं आते। आ जाएं आप चैप्टर 7 पे, IS21 आज हम थोड़ा सा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एथिक्स सीख लें थोड़े से हम। पेज नंबर 462, शायद कि तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी टॉक। ICAP के कोड ऑफ एथिक्स या खाला जी के कोड ऑफ एथिक्स? वो कह रहे हैं पुप्पो के। ICAP कोड ऑफ एथिक्स। भाई कह रहे हैं खाला पढ़ी लिखी है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर लेती हैं। सेक्शन ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन,
मेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, खुशी छाई हुई है आप लोगों को। मेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। कहते हैं बात ही खत्म करो, कहते हैं गाल मुका दो बस। एथिक्स कैन बी, ये नहीं कि मस्ट, एथिक्स कैन बी डिफिकल्ट टू डिफाइन। कहते हैं ये डिफाइन नहीं हो सकते, ये साथ वाला गड़बड़ कर देते थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ये डिफाइन नहीं कर सकता मैं एथिक्स। बट इट इज प्रिंसिपली कंसर्न विद द ह्यूमन कैरेक्टर, तुम्हारी हरकतों पर डिपेंड करता है। एथिकल बिहेवियर इज मोर देन ओबेइंग लॉज, ये लॉ से भी आगे की बात है, ये लॉ से भी आगे की बात है। यानी आपको पता है लॉ से आगे की बात का मतलब ये आपको पता है कि लाल बत्ती खराब होगी फिर भी आप खड़े हैं, आपको पता है कि 10 मिनट से लाल बत्ती है, आप इसलिए खड़े हैं, आपको पता भी है खराब है, लोग गुजर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी खड़े हैं। कहते हैं ये एथिक्स है। एथिक्स इज मोर देन ओबेइंग, कहते हैं ये लॉ से भी आगे निकल के बात मानने की बात होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग। अ डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। कहते हैं हमारे प्रोफेशन का जो सबसे बड़ा खूबी है, जो शायद बाकी प्रोफेशंस में नहीं है, इज इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। अच्छा, द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज कमिटेड टू एक्ट एथिकली, और हम अकाउंटेंसी प्रोफेशन वाले एथिक्स को सामने रख के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कहते हैं हमारे में। और कहते हैं जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं मे फेस सिचुएशंस वेयर वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन एनदर, वेयर वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन एनदर। क्यों जी भाईजान? ये नेस्ले का सीएफओ है, सीएफओ है, ये सीईओ है, और ये सीएफओ के नीचे, सीएफओ मिसाल के तौर पे एफसीए है, ये इनका बॉस है। 1980 में इसने एमबीए किया था। अच्छा, सीएफओ के नीचे आगे एम्प्लॉइज हैं। जाहिर बात है सीएफओ अकेला तो नहीं अकाउंट्स बनाता होगा, डिस्क्लोजर्स बनाता होगा, एम्प्लॉइज हैं। एक एम्प्लॉय जो है वो अकाउंट्स मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर। एक है असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर, एक है असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर। ये डिफरेंट पोस्ट्स हैं। ये भी एफसीए, सीए की इसको 10 साल हो गए हैं, ये भी सीए करके आया है, इसको 3 साल हो गए हैं। क्यूएम में इसकी 2 अटेम्प्ट्स लगी थी। तो अब एथिक्स किसके ऊपर अप्लाई होंगे? वो एमबीए के ऊपर अप्लाई होंगे या नीचे वाले तीनों पे अप्लाई होंगे? एथिक्स इन तीनों पे अप्लाई होंगे। एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होंगे या दूसरे लोगों पे अप्लाई होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी कर रहे हैं या ऑडिट करने आए हैं? नौकरी कर रहे हैं। सीएफओ सीईओ मींस ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी कर रहे हैं। और अगला सवाल मेरा, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो क्या ये नौकरी करते हुए कुछ एथिक्स को फॉलो करना इनके जिम्मे होगा? बिल्कुल इनके जिम्मे होगा। अब मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें इसके दिमाग में खन्नास घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ है? कीड़ा घुसा हुआ है इसके दिमाग में। अब ये 2 नंबरी करना चाहता है, अब ये 2 नंबरी करना चाहता है क्योंकि इसके बॉस ने इसको कहे तू भी मेरे जैसा 2 नंबर बन जा। तो इसने इसको बुला के कान में कहा कि तुम इंपेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री ना करो, तुम इंपेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री आप बता दें। जो बॉस की तरफ से हुक्म आया है, यानी अब इसका बॉस तो ये है ना, तो जो इसको अपने बॉस की तरफ से हुक्म आया है उसके मुताबिक इसने क्या करना है? इंपेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री। हालांकि वो एसेट ऐसा है जो इंपेयर हो चुका है, लेकिन बॉस कह रहा है कि इंपेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री ना करो। अब इसने इसको कहा है अगर तू इंपेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री नहीं करता तो मैं तेरी तनख्वाह 30,000 से बढ़ा दूंगा, तेरी तनख्वाह 30,000 से बढ़ा दूंगा। अब बताएं ये लाइन आपको समझ आ रही है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट, क्या ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट है? एफसी है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, मैं नोट करने का टाइम देता हूं सबर। प्रोफेशनल अकाउंटेंट में फेस अ सिचुएशन, ये किसमें फंस गया? एक सिचुएशन में, मुश्किल में फंस गया, वेयर वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन एंड अदर। वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन एंड अदर ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयर्स। वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज हमें यह सिखाती हैं बॉस की बात मानो, वैल्यूज हमें यह भी सिखाती हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानो। ये दोनों हमें वैल्यूज ने सिखाया है, लेकिन क्या ये वैल्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट हैं या इस वक्त सेम साइड पे चल रही हैं? इन कॉन्फ्लिक्ट हैं। वैल्यूज सिखाती हैं बड़ों की बात मानो और वैल्यूज सिखाती हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानो, लेकिन बड़े ही क्या करने को कह रहे हैं? गलत काम करने को कह रहे हैं। तो इसलिए कौन सा चैप्टर लगाना पड़ेगा? एथिक्स का चैप्टर लगाना पड़ेगा। एथिक्स चैप्टर में हम सीखेंगे क्या? हम सीखेंगे ये कि बॉस कौन से प्रिंसिपल्स वायलेट कर रहा है। एथिक्स चैप्टर में हम सीखेंगे कि एम्प्लॉय को इसमें खतरा क्या है, और फिर हम ये भी सीखेंगे इस चैप्टर में एम्प्लॉय के बचने के तरीके क्या है, बचे कैसे अब इससे। ये नहीं आपने फौरन कह देना जा नौकरी छोड़ दें, कई और भी बचने के तरीके हो सकते हैं। तो ये 3 चीजें हम सीखेंगे, बॉस कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, दुनिया कौन सा बुनियादी असूल वायलेट कर रहा है एथिक्स का, और एम्प्लॉय को क्या खतरा है इस सूरत में,
और एम्प्लॉय उस खतरे से कैसे बच सकते हैं। 3 बातें सीखनी है चैप्टर में सिर्फ। नंबर 1, बॉस कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करे। नंबर 2, एम्प्लॉय को क्या खतरा है इस सूरत में। तीसरी बात, एम्प्लॉय इस खतरे से कैसे बच सकता है। तो अभी ये सारी तमहीद बांधी जा रही है, प्रिंसिपल्स अभी यहां से शुरू होने लगे हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में फेस सिचुएशन वेयर वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन एंड अदर ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइंट्स एंड पब्लिक। ये भी मैंने कोई मिसाल नहीं दी। सो आईकैप ने ये सोचा, ऐसे हालात को सामने रखते हुए, आईकैप हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट। आईकैप ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दी विच मेंबर्स सीएस और आप लोगों ने भी मस्ट फॉलो। जो कोड ऑफ कंडक्ट मेंबर्स ने और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने फॉलो करनी है। द कोड इज कॉल्ड एज कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 2019 में ये रिवाइज हुआ था एंड इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन सिचुएशंस वेयर एथिकल इश्यूज अराइज। ये एक एथिकल इशू है जो मैंने आपके सामने रखा था, इसको भी छोड़ें। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की तरफ मूव करते हैं। ये आपने नोट करना है तो कर लें 1-2 मिनट में। तो बॉस ने एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप आ गए हैं तो आपका नोट करना निहायत ही मुनासिब होगा। आपका आ जाना मेरे लिए काफी नहीं है, आपका लिख के चले जाना मेरे लिए काफी है, और अगले दिन आ जाना। ये ना आप निकलेंगे ना इधर से तो फर्स्ट फ्लोर पे ना टेस्ट रूम आएगा। कोई एक सवाल होगा IFRS 16 का टेस्ट में और एक IAS 41 का। भाई कहने मैं दे आया हूँ। तो ये 2 सवाल होंगे। ये यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए ना नमाज पढ़ के या नमाज से पहले ये जरा देते जाइएगा टेस्ट। साथ वाले को लेके जाइएगा, खींच के प्यार से पकड़ के। पूरा हाथ ही निकल गया ना या धूम रहेगी? इंशाल्लाह पूरा हाथ ही निकल गया, माशाल्लाह। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। वो हजरात जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं या लाहौर के गिरदोनवाज से ताल्लुक रखते हैं 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में और कल तशरीफ नहीं लाए थे, 1 2 3 4 5, क्या चीज आपको मजबूर किया? किस चीज ने आपको छुट्टी करने में मजबूर किया? लाहौर में होते हुए भी लाहौर में नहीं थे। कहते हैं ये एक एहसास है। अच्छा जी, लेट हो गए थे जी मोहतरम। दिल को समझा लें यार, घर वालों को बता दें मैं इंशाल्लाह सितंबर में आऊंगा। जो भी आउट सेशन वाले हैं ना, सितंबर में आऊंगा। बड़ी ईद में अगर मिलने आना हो आप हजरात तशरीफ लेगा बकरा लेके तो मैं इंशाल्लाह जो है वो क्या आऊंगा, या फिर कलेजी मुझे भेज दीजिएगा, ज्यादा वरान भेज दीजिएगा, ठीक है? धुंधा होना चाहिए। अच्छा, तो वैसे भी हम एथिक्स सीख रहे हैं, ऐसी बातें तो कल से हम नहीं करेंगे ना, आज ही कर लें। तो आईकैप कोड ऑफ एथिक्स एक्सप्रेसेस इट्स गाइडेंस ऑन 5 मेंटल प्रिंसिपल्स। 5 मेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि लोगों के अंदर होने चाहिए। देखिए, लोग रिश्ता देखने जाते हैं तो भी ये चीजें देखते हैं। तो चार्टर्ड वापस आ जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर भी यही चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल तो आजकल सुन रहे होंगे आप, न्यूट्रल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रोफेशनली कंपिटेंट होना चाहिए, घर संभाल सके। अच्छा, प्रोफेशनली कंपिटेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? जो उसने बातें तय की हैं बहुत छुपा छुपा के रखे, बता के रखे, छुपा छुपा के जेब में रखे। और प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। प्रोफेशनली बिहेव, ये नहीं कि आ खाना ठोंस ले, आए मोहतरम बैठे खाना खाएं, तशरीफ रखें, बिस्किट बस चाय में ना गिरने दीजिएगा, बैठे। इंटेग्रिटी ये याद करनी है, ये स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है। घर में अकेले में बैठ के किचन में ये चीजें याद करनी है आपने। इंटेग्रिटी नहीं तो फिर ये जनरेटर के पास चले जाइए। एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अकाउंटेंट को हर वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस। इट इज नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट ऑल्सो इंक्लूड फेयर डीलिंग एंड ट्रुथफुलनेस। किसी हद तक जिन्होंने टेक्स्ट में ये पढ़े हुए हैं वो तो इतने सिमिलर नहीं है, लेकिन ऑडिट में आप जो आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, पढ़ लिया है ऑडिट में, इस सेशन में पढ़ लिया। ऑडिट में सेशन में कितने लोगों ने ये पढ़ लिए हैं? नहीं पढ़े, पढ़ लेंगे। तो किसी हद तक उससे सिमिलर है, लेकिन इनको आपने याद करना है। तो एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस। आप फिलहाल अपने जहन में लाएं CFO। He should be straightforward and honest in all professional and business relations. It is not just honesty but also include fair dealing and truthfulness. A CA should not जानते बूझते हुए associate himself with the reports, returns, communication where the information contains a materially false or misleading statement. अच्छा जी, पहले तो इन तीनों में फर्क बता दें, रिपोर्ट्स, रिटर्न्स एंड कम्युनिकेशंस। रिपोर्ट मिसाल के तौर पे एनुअल रिपोर्ट, जिसे आप अकाउंट्स भी कहते हैं। रिटर्न मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स की रिटर्न। कम्युनिकेशन मिसाल के तौर पे ईमेल्स। अच्छा,
अब आप जरा सोच के बताएं कि आप एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं और आपको यह कहा गया है कि मोहतरम आपके ईमेल एड्रेस से एक ईमेल जानी है जिसमें लिखा होगा कि लाहौर डिवीजन की सेल 4 मिलियन है, लेकिन आपको पता है कि इस 4 मिलियन में 1 मिलियन की सेल शेखुपुरा की डाली गई है ताकि लाहौर की सेल को बढ़ा के शो किया जाए। तो ये ईमेल आपसे करवाई जा रही है, तो क्या आप अपने आप को ऐसी कम्युनिकेशन से एसोसिएट करना बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आ सीए शुड नॉट जानते बूझते हुए एसोसिएट हिमसेल्फ विद द कम्युनिकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन कंटेन्स अ मटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, और वेयर इंफॉर्मेशन कंटेन्स इंफॉर्मेशन फर्निश्ड रेकलेसली। रेकलेसली क्या? मिसाल के तौर पे आपको कहा कि मोहतरम आप ऐसा करें, आप हमें बता दें कि इस साल कराची के अंदर कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई। अब आपने 1 घंटे आपको दिया गया, घंटा के घंटे के अंदर बता दो कराची में कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई। अब आप अकाउंट से रिकॉर्ड से ढूंढ रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी, आपको सही तरह इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी, लेकिन 1 घंटे के टारगेट को आपने जो है वो 1 घंटे में ही मीट करना था, हालांकि वो काम 2-3 घंटे का था। अब आप काम आसानी से करेंगे या रेकलेसली करेंगे? तो रेकलेसली अगर काम हो रहा हो तो आप इनकार कर दें, आप कहें आई विल नॉट एसोसिएट माई सेल्फ नोइंगली विद दिस इंफॉर्मेशन। मैं जानते बूझते हुए अपने आप को इस इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इन द एंड मेरी बदनामी होनी है। तुम्हारा तो नाम वैसे ही बद हो चुका है, मेरा भी नाम बद हो जाना है। एंड नंबर 3, omits information where such omission would be misleading। तो इसकी मिसाल लिख लें, वैल्यूअर का नाम स्किप करना, वैल्यूअर का नाम स्किप करना। अच्छा, अब नेस्ले वाले हैं, वैल्यूअर का नाम स्किप करना। नेस्ले के डायरेक्टर्स ने ऐसे प्रॉपर्टी डीलर से अपने लैंड की कीमत लगवाई जो प्रॉपर्टी डीलर नेस्ले के डायरेक्टर्स का भाई है। तो अब आप बताएं क्या जानने वाले से वैल्यू लगवाई? और अगर आपको पता है आईएस 16, आपने FR1 पढ़ा हुआ है, आईएस 16 के अंदर लिखा होता है कि वैल्यूअर का नाम बताने, किससे वैल्यू लगवाई है। तो अगर आप वैल्यूअर का नाम बता देंगे तो लोगों को क्या पता चल जाएगा? अपने घर में किसी जानने वाले से वैल्यू लगवा ली है। तो जब अपने जानने वाले से वैल्यू लगवा लिया, तो ये जब आप बताएंगे लोगों को, तो लोग इस पर एतराज करेंगे कि ये वैल्यू तो फिर सही नहीं है। तो मुझे बता दें, क्या ओमिशन यानी इंफॉर्मेशन को ओमिट कर देना भी मिसलीडिंग होता है, या गलत करना सिर्फ मिसलीडिंग होता है? ओमिट कर देना भी इंफॉर्मेशन को क्या होता है? मिसलीडिंग होता है। इसी तरह IFRS 16 के डिस्क्लोजर हैं, IAS 41 के डिस्क्लोजर हमने पढ़े हैं, इतने सारे डिस्क्लोजर हैं। उन डिस्क्लोजर्स में से आप कुछ डिस्क्लोजर्स मिस कर दें। मिसाल के तौर पे कोई बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, भैंसें हैं, आपने उनको लोन लेके सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया हुआ है, तो अब आप ये बताइए ना यूजर को, तो ये ना बताना भी क्या हो जाएगा? मिसलीडिंग। तो कोई भी डिस्क्लोजर जानते बूझते हुए ओमिट कर देना, दैट इज ऑल्सो मिसलीडिंग। तो आपने 3 काम नहीं करने। नंबर 1, अपने आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं करना, अपने आपको रेकलेसली प्रिपेयर्ड इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं करना, और नंबर 3, अपने आपको ऐसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं करना जिस इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दिया गया। And when a chartered accountant becomes aware of having been associated with misleading or false information, the accountant shall take steps to be disassociated with that information। फिर आप कोशिश करें मैं इससे अपने आप को लागू जाऊं, आपके भैया ये ईमेल मेरे ईमेल एड्रेस से नहीं जाएगी, इसमें मैं नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल इसके बड़े लंबे तरीके हैं, वो नीचे आने वाले सफों में हम देखेंगे कि बचने के क्या तरीके हैं। लेकिन एक काम जरूर कर दें, आप सबसे पहले इनकार कर दें, स्टेप्स ले लें कि मैं इस इंफॉर्मेशन से अपने आप को क्या करना चाहता हूं? डिसएसोसिएट करना चाहता हूं। अपना 3 पॉइंट्स याद कर लें, क्या क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना, फर्निश्ड रेकलेसली से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना, और तीसरा ओमिशन से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना, जहां ओमिशन क्या हो? मिसलीडिंग हो। चलें, अब अगर 2-3 मिनट आप फोकस करके देंगे तो ये इधर ही याद हो जाएगा। A CA is required to be straightforward, बोले, A CA is required to be straightforward and honest in all professional and business relations. It is just not honesty but also include truthfulness. A CA should not associate himself with the information, reports, returns, communication where the information is false, where the information is furnished, or where the information is omitted when the omission is misleading. And when a chartered accountant becomes aware of it, he should himself disassociate with it. तो इस 2 लाइनों को तो आप आसान करके जरा छोटा करके भी लिख लेंगे, पेपर में चलेगा। ओवरऑल अल्फाज कोशिश करें इसी तरह याद रहें आपको। ओके, ऑब्जेक्टिविटी। पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर वर्सेस मैच होगा। पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट में मैच होगा। पब्लिक ड्यूटी आपकी क्या है? पब्लिक ड्यूटी आपकी ये है कि आपने जो है वो लाल इशारे पे रुकना है, और प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? क्लास लेट हो रही है, डन, तो आप तोड़ निकल आएंगे। अगला काम, पब्लिक ड्यूटी है कि आपने जो है वो मूंगफली के छिलकों को क्लास के नीचे नहीं फेंकना इधर,
ये पब्लिक ड्यूटी आपकी, या आपने रैपर को जो है वो नीचे नहीं फेंकना अपने डेस्क के। लेकिन प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है, अब अपने बैग में डालूं, छोड़ो परे। अच्छा, इसी तरह हजारों मिसालें दी जा सकती हैं पब्लिक ड्यूटी की और प्राइवेट इंटरेस्ट की। तो क्या पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट में मैच आता है, यानी मुकाबला आता है या नहीं आता? आता है मुकाबला। इसमें आपने न्यूट्रल रह के चलना है, यानी आपने प्राइवेट इंटरेस्ट को इग्नोर करना है और किसको फॉलो करना है? पब्लिक ड्यूटी को। अब पब्लिक ड्यूटी आपकी क्या है कि आपने आईएफआरएस को फॉलो करना है, सीए कर लिया, आईएफआरएस को फॉलो करना है, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री करनी है। प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? 30,000 रुपए तनख्वाह आपको बढ़ रही है, ये आपका प्राइवेट इंटरेस्ट है। तो बहुत चांस होगा कि आप पब्लिक ड्यूटी को वॉयलेट कर दें और प्राइवेट इंटरेस्ट को उसके ऊपर ले आए। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिकॉज ऑफ बाइस। बाइस क्यों हो रहा था? क्योंकि 30,000 मिल रहे हैं ना, तो बाइसनेस हो रही थी आपको, आप उस तरफ मोल्ड हो रहे थे। नहीं यार खैर है, छोड़ो भाई, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री तो है, मुझे याद भी नहीं आ रही, चलो छोड़ो, नहीं करता, एंट्री भी भूली हुई है मुझे, तो छोड़ो परे। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बाइस, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ये इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दो इंटरेस्ट है ना, पब्लिक ड्यूटी भी एक इंटरेस्ट है, ये भी एक इंटरेस्ट है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ज़ियारत तो नहीं करने आए हुए आप लोग, इसकी नोट कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ज़ियारत करने आए हुए हैं, यानी कि संडे को धचका लगा भी, उसके बावजूद कुछ को लगा, कुछ को लगा, शुक्र है नहीं लगा, और आइंदा किसी को भी नहीं लगेगा। धचका लगने के बावजूद भी सीधे नहीं हो रहे। ओहो, और ऑल ओके? ये आपके साथ वाले लाहौर के नहीं है? आप कसूर से? यार फिर तो आ जाना था, 100 किलोमीटर के बॉर्डर में। कसूर तो सुबह बैठ के भी चलो तो पहुंच सकते हो। अच्छा, और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स क्या हो सकता है? हाँ, बॉस के कहने पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी आप न्यूट्रल नहीं रह पाते, अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी आप न्यूट्रल नहीं रह पाते। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? मिसाल के तौर पे ऐसी मिसाल दे रहा हूं, कोई टीचर जा रहे थे इशारे पे, तो आपने देख लिया कि टीचर ने ही अगले की मोटरसाइकिल में गाड़ी मारी है, और आपको पता है कि मेरे टीचर ने गाड़ी मारी है। अब आप टीचर आपको कहेगा कोई नहीं यार, इधर जरा इसको समझा जरा तरीके से कि इसका कसूर है। तो अब आप ड्यू फेवर दे रहे हैं टीचर को या अनड्यू? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। चलें जी आगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इस सूरत में जरा एक अपने आप को रख के सोचें, ना चाहते हुए भी शायद आप फेवर कर दें, ये असल में साइकी है मैन की, तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ना चाहते हुए भी आप शायद टीचर की फेवर कर दें, हालांकि आपको करनी नहीं चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड समझाना चाह रहे हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस आप जिंदगी में ले लेते हो ना चाहते हुए भी। आपको पता है कि आपके भाई ने 7 का शीशा तोड़ा, आपने भाई गायब कर दिया। अच्छा, आपने कहा कोई बच्चा आया था शीशा तोड़ गया, वो बच्चा पीछे ठीक। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी आपने नहीं करनी if a circumstance or a relation unduly influence the accountant's professional judgment regarding that activity। थोड़ी सी इंग्लिश जरा मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं, अजीब सी इंग्लिश उसने लिखी है लेकिन बात बड़ी आसान सी है। A chartered accountant should not start a professional activity, undertake से मुराद start या do, जो भी लफ्ज आपको अच्छा लिखे। A chartered accountant shall not start a activity if circumstance or relation unduly influence the accountant's professional judgment regarding the एक्टिविटी। आप ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट ही ना करें जिस एक्टिविटी से आपको लग रहा हो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा, आप ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट ही ना करें। होंडा एटलस कार्स को शहबाज शरीफ का फोन आया कि मोहतरम आपने हमारे लिए और हमारे खानदान के लिए 15 गाड़ियां निकलवा के देनी है। अब आपको पता है कि गाड़ियों के ऑर्डर पहले ही पुराने कस्टमर्स के पेंडिंग है, अब ये नया ऑर्डर पकड़ेंगे तो मसला आएगा। आपको आपके बॉस ने बुलाया और आपके बॉस ने बुला के कहा ये ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट करवाने और ये डिलीवरीज आपने ही करवानी है, पुराने कस्टमर भाड़ में जाएं, ये हुकूमत की तरफ से आ गया ऑर्डर, तो आपने ये 15 गाड़ियां उनके घर वालों के लिए फौरन निकलवा के देनी है, अगले 2 से 3 दिन में आपने अपने आप को रिपोर्ट करना है। अब आप वहां पे एक्टिविटी के मौके पे इनकार कर दें। आ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट स्टार्ट अ एक्टिविटी, शुड नॉट स्टार्ट अ इफ सर्कमस्टांसेस जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त सामने, सर्कमस्टांसेस और रिलेशंस अनड्यूली इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल जजमेंट। आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे ड्यू इन्फ्लुएंस होगा या अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी। रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी लफ्ज काटने कोई मसला नहीं, बस यहां तक भी लिखना काफी होगा। तो लिखें ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी जिससे
अनड्यू इन्फ्लुएंस बाद में लेना पड़े। ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी जिससे बाद में अनड्यू इन्फ्लुएंस लेना पड़े। फूंक फूंक के कदम रखने हैं, फूंक फूंक के। वो कदम ही क्या जो बेफूंक के रखे। अच्छा, आपके पास कोई बंदा आया, उसने आपको कहा कि मैं आपको जो है वो 3 लाख फीस देता हूं, आप मुझे IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स के डिस्क्लोजर बना दो। आपने कहा कोई मसला ही नहीं, ये और बात है कि आपने स्टैंडर्ड पढ़ा ही नहीं हुआ और ना आपको इसका नाम पता है और आपने जाके CA फाइनल में पढ़ना है। कोई मसला ही नहीं यार, रिलैक्स हो जाओ, कोई मैंने डिस्क्लोजर है ना इसके नेट नोट से देके आपने उठा के उसको पकड़ा दिया। तो कहते हैं यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट देन यू शुड नॉट डू इट। मिसाल के तौर पे ENT के पास एक बंदा गया और वो बेचारा भी जो है वो शरीफ था, ENT वाले को जाके कहते हैं भाईजान मेरी हार्ट सर्जरी कर दी। ENT वाले ने कहा कोई नहीं, पहले मैं इंशाल्लाह यही काम करता था, आए लेटें। बंदा मारना है तो जितनी इस्तेदाद हो उतना काम कीजिएगा, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, चाहे पैसे डबल ही क्यों ना आ रहे हो। क्लियर? तो प्रोफेशनली आपको क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं तो ठीक है, वरना वो काम ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट आज का नहीं देना कि आई एम नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो इसमें तो कूदना ही है चाहते ना चाहते हुए। ENT वाले ने ईयर तो ठीक करना ही है। बीइंग अ CA, देखें आपको बैठे बैठे पहुंचा देता है। बीइंग अ CA रिक्वायर्स लर्निंग ओवर मरते दम तक। कहते हैं CA के बाद आप ये ना सोचना CA करने के बाद पढ़ाई खत्म हो जानी है। CA करने के बाद भी स्टैंडर्ड आते रहेंगे, क्योंकि जब हमने CA किया था IFRS 16 नहीं था, जब हमने CA किया था IFRS 15 नहीं था, लेकिन वो पढ़ाना पड़ा तो पढ़ाएगा फिर। तो कहते हैं CA करने के बाद याद रखना लर्निंग आपके साथ जुड़ जाएगी, तो CA करने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बीइंग अ CA रिक्वायर्स लर्निंग ओवर एंटायर वर्किंग लाइफ। हाँ, जब आप वर्किंग खत्म कर लें, बूढ़े हो जाएं, बेड रेस्ट पे चले जाएं, आप टांगे कबर में चली जाएं, तो फिर आप ठीक है, आप पढ़ना छोड़ दें, आप छोड़े पर IS 2 की क्या टेंशन है, लोअर ऑफ कॉस्ट करें, NRV करें, जो मर्जी करें, लोग आगे बाढ़ में जाए। द प्रिंसिपल रिक्वायर्स, प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन। अटेन एंड मेंटेन में क्या होता है? अटेन एंड मेंटेन में क्या होता है? इस्त्री किए हुए कपड़े तो पहनने बड़ी आसान है, उसकी इस्त्री बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसी तरह नॉलेज ले लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन BRS बनाना, याद रखना वो बड़ा मुश्किल है। पता ही नहीं अनप्रेजेंटेड को ऐड करते हैं, लेस करते हैं, भूल गई भी BRS की बातें। तो कहते हैं अटेन भी करनी है चीजें और मेंटेन करके बाद में मेंटेन भी करनी है। तो बोलते हैं अटेन मेंटेन, अटेन मेंटेन, अटेन मेंटेन। घर में भी बोलना है, अम्मी मैं अटेन भी करूंगा, अम्मी मैं मेंटेन भी करूंगा, अम्मी मैं अटेन भी करूंगा, अबू मैं मेंटेन भी करूंगा। अटेन मेंटेन दो काम करने हैं CA के करने के बाद। क्या करने हैं? अटेन भी करना है, मेंटेन भी करना है। अटेन एंड मेंटेन नॉलेज एंड स्किल एट अ लेवल required to ensure that client or employing organization, client तो जिसके लिए आप ऑडिट वगैरह कर रहे हैं वो होगा ना, असल में employing organization ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। employing organization नेस्ले, so that client or employing organization receives and technical and professional का क्या मतलब है? हाँ, इस वक्त के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही पुराना स्टैंडर्ड आपने याद किया हो, जो बातें उसमें ऑब्सोलीट हो गई हो। आपने स्टैंडर्ड्स में जो चेंजेस आएंगे उनसे अपने आप को क्या रखना है और रेलेवेंट लॉ से भी अपडेट रखना है। एक्ट डिलिजेंटली, केयरफुली, डिलिजेंटली, केयरफुली, एक्ट केयरफुली and in accordance with applicable technical and professional standards. Competence attain करने की बात होने लगी है मेंटेन करने की, मेंटेन करने की, अटेन करने की, मेंटेन करने की। Attaining professional competence requires a, ठीक है रखें, ओह maintaining professional competence requires a continuing understanding of relevant टेक्निकल एंड, क्या मतलब? रिक्वायर्स अ कंटिन्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। बोले हैं आपने स्टैंडर्ड्स को बार बार पढ़ते रहने हैं, या आपने एक दफा स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, चाहे उसमें चेंजेस आ गए उन्हें इग्नोर कर दें? बार बार पढ़ते रहना। हो सकता है लेसी की भी आगे पता नहीं कितनी टाइपें निकल आए, तो इसलिए हम नहीं बताने वाले दिनों में स्टैंडर्ड्स हमारे साथ क्या करनी है। मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स अ कंटिन्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलेवेंट, तो तू जा, रेलेवेंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। CPD सुना कभी? CPD इसका मतलब लिखें CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगर CA करने के बाद कोई बंदा अपने नाम के साथ ACA या FCA लगवाना चाहता है और पापड़ वाला नहीं लगवाना चाहता, तो अबू बकर उधर स्मूथली चल रहा है काम, वेल डन। अगर CA करने के बाद CA वाला अपने नाम के साथ ACA या FCA लगवाना चाहता है तो उसने दो काम करने हैं। नंबर 1,
एक फीस जमा करवानी है, सीए करने के बाद पता नहीं 18 या 20,000 फीस है, वो आपने हर साल जमा करवानी है आई कैप को। एक फीस जमा करवानी है, उसकी टेंशन शुरू होगी 4,000 नहीं यार, और सीए के बाद भी फीस ही जमा करानी है तो छो यार, नहीं कर लो खैर। तो एक आपने फीस जमा करानी है सीए करने के बाद हर साल 18 या 20,000 जो भी होगी। दूसरा आपने एक काम ये करना है कि आई कैप में कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सेमिनार्स होते हैं, वो आपने जाके अटेंड करने हैं। उसमें कोई 20-25 घंटे आई कैप के दरबार में हाजिरी देना। आने जाने का फायदा ये होगा, आप अपने नॉलेज को क्या रख रहे होंगे, अपडेट रख रहे होंगे। तो मीटिंग में जाके सुनना भी है नहीं कि बैठ गए तो खाना खा के आ गए, तो मीटिंग में जाके आपने सुननी भी है चीजें। वो जो मीटिंग होगी आई कैप के अंदर, सेमिनार्स होंगे, उनका मकसद क्या होगा कि इन्वेंट्रीज में क्या चेंजेस आई हैं, लीज में क्या चेंजेस आई हैं, टैक्स लॉज में क्या चेंजेस आई हैं। तो आई कैप हर साल इस तरह के सेमिनार अरेंज कराता है। तो ये सेमिनार्स आपने अटेंड करने हैं और इसकी भी फीस आई कैप में जाके जमा करवानी है, और फिर ये सेमिनार आप अटेंड करेंगे। और अटेंड करने के बाद जो है वो आपकी, जब ये दो चीजें पूरी चल रही होंगी तो आपको क्या कहा जाएगा, सीए, वरना आप अपने नाम के साथ सीए नहीं लगा सकते। ओके, और आई कैप लिस्ट से नाम निकाल देता है, अपनी जो डायरेक्टर वो डायरेक्टरी है उससे नाम निकाल देते हैं उन लोगों के जिनके सीपीडी और पूरे नहीं होते। सीपीडी कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसका मतलब है अटेंडिंग सेमिनार्स, अटेंडिंग सेमिनार्स। वो ऑनलाइन ले लेते हैं आजकल तो, लाइन पे आके बिल्कुल। कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनेबल्स अ सीए टू डेवलप एंड मेंटेन द कैपेबिलिटीज, डेवलप भी करता है कैपेबिलिटीज और मेंटेन भी करता है, टू परफॉर्म कॉम्पिटेंटली। डिलीजेंस, डिलीजेंस का लफ्ज इधर आ रहा था ना, असल में ना ये शायद आपने फील किया हो, मेंटेन का लफ्ज को इसने इधर एक्सप्लेन किया और डिलीजेंट के लफ्ज को इसने इधर एक्सप्लेन किया। Diligence includes the responsibility to act in accordance with the requirements of an assignment, यानी जो भी असाइनमेंट आपको काम मिला है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अदा करना है, that is called as diligence, जिसे मैंने केयरफुल कहा है, केयरफुल रह के काम करना है। इस लाइन का क्या मतलब है, इन कंप्लाइंग विद दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए a CA shall ensure appropriate training, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आपको अक्सर और बेशतर क्या लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वही जिसे सीपीडी का है मैंने, in complying with this principle a CA shall ensure appropriate training and shall ensure appropriate supervision of staff working under him। इसका मतलब बताएं, अगर आपकी सीए फर्म है तो जो आपके नीचे वाला स्टाफ है उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। in complying with this principle a CA shall make clients aware of inherent limitations of the service, आपको अपने क्लाइंट्स को इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ सर्विस बतानी पड़ेगी। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ सर्विस क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पे उर्दू में लिखें, सीए को किसी ने कहा, सीए को किसी ने कहा कि रिकॉर्ड्स चेक कर दो, तो सीए सीए 100% जिम्मेदारी नहीं दे सकता, तो सीए 100% जिम्मेदारी नहीं दे सकता कि मैं रिकॉर्ड सही चेक करूंगा। सीए 100% जिम्मेदारी नहीं दे सकता कि मैं रिकॉर्ड सही चेक करूंगा। जिन्होंने ऑडिट पढ़ा हुआ है, यानी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होगी, रीजनेबल एश्योरेंस होगी, रीजनेबल एश्योरेंस होगी। यानी आप एक हद तक ही अगले को कह सकते हैं, आप जिस हद तक पॉसिबल हो आप कहेंगे यार इतना ज्यादा काम, अब जाहिर बात है आपने साल में पूरा काम किया है, मैं आपकी एक एक फिगर तो वेरीफाई नहीं कर सकता, एक फिर ये टेस्ट तो नहीं है कि मैं किसी का चेक कर दूं, ये साल के किए हुए काम को महीने 2 के अंदर चेक करना है, क्योंकि फिर अगले साल का काम भी आ जाएगा आपका, तो इसलिए 1-2 महीने में आप पे लगा सकता हूं, उसमें मैं रीजनेबल हद तक कोशिश करूंगा। इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, लिमिटेशन बाय डिफॉल्ट इसमें मौजूद है। जाहिरी बात है डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, 100% आपका मरीज सही हो जाएगा, डॉक्टर्स भी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन बता देते हैं कि भाईजान हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन अगर किसी सप्लायर की दवाई गलत हुई, कोई औजार जिससे हमने खरीदा हुआ उसमें मसला हुआ, एक्सरे मशीन में कोई मसला आ गया, फला हो गया, उसकी हम जिम्मेदार नहीं है, उसकी कंपनी जिम्मेदार नहीं, हम बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देते हैं। तो जब भी कोई बंदा किसी को काम करके देता है तो उसके साथ क्या जुड़ी होती हैं, लिमिटेशंस जुड़ी होती हैं। वो लिमिटेशंस अगर आप अगले बंदे को बता दें तो अगला बंदा जरा सेटिस्फाइड हो सकता है। जैसे शुरू में ही टीचर आते बता देते हैं ये सब्जेक्ट पास भी हो सकता है, ये फेल भी हो सकता है शुरू से ही, लेकिन इंशाल्लाह पास होंगे। अच्छा जी चलें यार खत्म करें, बस काफी हो गया, ये 3-4 लाइनें पढ़ें कॉन्फिडेंशियलिटी की, और आज के लिए एथिक्स खत्म। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, अब्बू की बात अम्मी को नहीं तानी, अम्मी की बात अब्बू को नहीं तानी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, A chartered accountant shall ensure that confidentiality of information acquired in course of business or shall ensure the confidentiality, अंडरलाइन बस इस बात को लें, shall ensure the confidentiality, a chartered accountant shall ensure the confidentiality of information acquired in course of business or professional relation।
अच्छा, जब मुझे ये बताएं, एक बंदा आपको कहे यार मैंने तुझे कुछ बातें बतानी है, तो तूने आगे किसी को बतानी नहीं। अब अगर आप उसको तसल्ली दे दें तो वो फ्रीली बातें बताएगा और ज्यादा बातें बताएगा ना, ये बता रहा है। दिस फैसिलिटेट्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर वो अपने दिल की सारी आपके सामने रख देगा। लेकिन अगर आप उसे कहें तूने ये बातें किसी को नहीं बतानी और आपकी शक्ल से लग रहा हो आपने बता देनी है, फिर वो फ्रीली इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा या रोक रोक के फ्लो करेगा? रोक रोक के। तो फ्री फ्लो कब होगा और रोक रोक के फ्लो कब होगा? जब अगले को तसल्ली मिल जाए कि आपने अगली बात किसी को नहीं बतानी। दिस फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू दी अकाउंटेंट। कौन किसको फ्रीली इंफॉर्मेशन देगा? नेस्ले के डायरेक्टर्स को अगर तसल्ली हो जाए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा सीएफओ है या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा अकाउंट्स मैनेजर है, अगर हम इसको बताएंगे तो ये आगे नहीं बताएगा, तो मेरे ख्याल से फिर ये लोग फील करेंगे कि फ्रीली इंफॉर्मेशन को क्या करें? शेयर करें। आप जरा देखिएगा, इंग्लिश का फिक्रा पढ़िएगा, फिर नीचे वाले डायग्राम देखें। दिस फैसिलिटी, आप जाएं, दिस फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो, वो बता रही है कॉन्फिडेंशियलिटी पे हम। दिस फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीए's एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंटेंट। अगर तसल्ली हो जाए कि इस बंदे का पेट हल्का नहीं है, उसका पेट आपको पता है हल्का होता है, तो अगर तसल्ली हो जाए इसका पेट हल्का नहीं है, तो फिर आप इसको इंफॉर्मेशन क्या देंगे? फ्रीली फ्लो कराएंगे। नोट कर लें, किससे किसकी तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, क्लाइंट या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन दी है, क्लाइंट वाला कोई चीजें ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, वो शायद ऑडिट की बातें हैं। ये एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं रिश्ता टूट जाने के बाद भी आपने ये बातें नहीं बतानी। क्लियर? यू स्माइलिंग एट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता, जब ये रिश्ता आपका टूट जाएगा आपस में और आप किसी और जगह नौकरी शुरू कर देंगे, मिसाल के तौर पे आप नेस्ले से एडम्स में चले गए, इधर भी दही बन रहा, उधर भी दिमाग की दही बन रही, इधर भी दही बन रही, तो अब आप नेस्ले से एडम्स में चले गए, तो अब क्या नेस्ले वालों की बातें एडम्स को बतानी है? आप भी नहीं बतानी। तो कहते हैं आला दर्जा तो एथिक्स का ये है, रिश्ते टूटने के बाद भी बातें कॉन्फिडेंशियली रखी जाती हैं। क्या कहा है? CA shall comply with this principle, CA shall comply with this even after the end of रिश्ते का जहाज। रिश्ते का जहाज टूट भी जाए तो आपने इस इंफॉर्मेशन को आगे डिस्क्लोज बिटवीन द अकाउंटेंट एंड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान मैं जरा नजर मार लूं अगले सफे पे क्या है। ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी चल रही है ना, आए अगले सफे पे तो कॉन्फिडेंशियलिटी चल रही है, मेरा ख्याल था खत्म हो गया है। ये जिन्होंने लास्ट टाइम FAR 2 पढ़ा, थोड़ी आई के अपने एडिशंस की हैं इसमें। इसमें आप सादा सी बातें ये पढ़ लें। ही शैल, ही कौन? नहीं, सीए पूरी रात रोंदे रहे, पता नहीं चला एथिक्स का चैप्टर किसके लिए है। सीए शैल इंश्योर नो इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। जानते बूझते हुए आपने कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करनी, जानते बूझते हुए। नो इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर इज मेड इन अ सोशल एनवायरनमेंट। दोस्तों के साथ बैठे हुए आप बता दें कि नेस्ले के दही की रेसिपी क्या है? नहीं, सोशल एनवायरनमेंट में भी आपने नहीं बतानी। एंड टू क्लोज बिजनेस एसोसिएट और इमीडिएट और क्लोज, ताकि बेगम को भी नेस्ले वाले दही कैसे बनाते हैं वो दही इधर जमाने लग जाएगी। क्लियर? तो इंश्योर नो एडवर्टेंट डिस्क्लोजर इज मेड इन ए सोशल एनवायरनमेंट एंड टू क्लोज बिजनेस एसोसिएट और इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर। किसी को आपने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी। ओके, चले। कौन? CA shall maintain confidentiality of within the employing or disclosed by a prospective employing organization। का मतलब बताएं। एक तो नेस्ले वाली इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, नहीं ये पहले वाली नहीं होती भाईजान, ये फ्यूचर वाली होती है। अंग्रेजियां सही कराओ अपनी, ये प्रोस्पेक्टिव पास्ट नहीं होती, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर होती है। तो आपने नेस्ले वालों की बातें भी किसी को नहीं बतानी, और एडम्स वालों ने अगर आपको बातें एडवांस में बता दी, अभी आपने नौकरी शुरू नहीं कराई, तो वो वाली बातें भी आपने आगे नेस्ले वालों को नहीं बतानी। क्लियर? कौन? CA shall not disclose confidential information outside employing। और ये बात तो वही कवर होगी, सोशल एनवायरनमेंट टाइप भी वही चीज थी। तो ये आउटसाइड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, आपने यानी नेस्ले से बाहर निकल के भी कहीं ये इंफॉर्मेशन नहीं बतानी। पता चले आप जहाज में बैठे हो, जहाज बन जाए और जहाज में कोई बंदा मिले, आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो किसी को भी आपने नहीं इंफॉर्मेशन बतानी। CA shall, अच्छा आपने खुद भी नहीं दही बनाने की फैक्ट्री खोल लेनी उधर से फॉर्मूला पकड़ के। CA should
नॉट यूज इंफॉर्मेशन फॉर द पर्सनल एडवांटेज और फॉर द एडवांटेज ऑफ अ थर्ड पार्टी, दोस्त वगैरह, दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी इवन आफ्टर द टूटना ऑफ रिश्ता। A CA shall ensure that, जो बंदा पर्सनल बोल रहा है ना उसको निकाल दें क्लास से, पर्सनल जो उसके एम्प्लॉइज हैं, CA shall ensure that पर्सनल अंडर हिज, CA खुद जाता होगा या CA इंटरपास बच्चों को लेके जाता होगा साथ, इंटरपास बच्चों को साथ लेके जाता है, CA अकेले नहीं इतना कैसे काम करना है ऑडिट वगैरह, उसके लिए पर्सनल के साथ लेके जाता होगा। CA shall ensure that personnel under his and individuals from which advice and assistance are obtained, और कई दफा आप पर्सनल को साथ नहीं लेके जाते, आप किसी लॉयर वगैरह से मशवरे वगैरह मांगते हैं। Ensure that personnel under his control respect the accountant's duty of confidentiality, तो ना सिर्फ आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है बल्कि आपने जो नीचे अपने टीम वाले बंदे हैं उनको भी क्या हुक्म देना है कि जैसे मैं कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखता हूं वैसे आप भी कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखें, और किसी भी बंदे ने जो है वो जाके दही की फैक्ट्री खोलने की कोशिश की तो मेरी तरफ से वो बाहर है। अच्छा, इस बात का उर्दू में तर्जुमा बता दें। 3 जगह हैं जहां कॉन्फिडेंशियलिटी की धज्जियां बखेर दें और बैली को हल्का कर दें, कोई मसला नहीं, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें, छिप के रखें जिसे आप कहते हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने। कहते आई कैप कहते हैं मैं आपके साथ हूं, ऐसे मौके पे अगर आपको बोलना पड़ जाए ना तो टिड हल्का कर दो, आप बोल दो, देखी जाएगी। द फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द confidential information or when such disclosure might be appropriate। कहां appropriate होगा डिस्क्लोजर? खुद ही डिस्क्लोज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको बुला लिया, किसी ने आपको बुला लिया, तो लॉ अगर हुक्म दे रहा है आपको तो फिर तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ। रिक्वायर्ड और परमिटेड में क्या फर्क है? रिक्वायर्ड मींस लॉ वाला कह रहे हैं मस्ट डिस्क्लोज करो, और परमिटेड मींस लॉ में इजाजत है डिस्क्लोज करने की। इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें परमिटेड का मतलब है लॉ इजाजत देता है डिस्क्लोज कर दो, फिर आप ऐसा करें, बेहतर है पूछ लें किससे, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लें, भाईजान मैं आपको बताने लगा हूं, मैं आपकी बातें दूसरों को बताने लगा हूं क्योंकि मुझे कौन परमिट कर रहा है, और आप अगर मुझे रोकें भी तो मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मुझे लॉ ने परमिशन दी हुई है। और अगली बात, डिस्क्लोजर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? डिस्क्लोजर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। लॉ आपने पढ़ा, लॉ में लिखा नहीं हुआ था कि डिस्क्लोज करो या ना करो। डिस्क्लोजर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने मना नहीं किया हुआ डिस्क्लोज करना, लेकिन लॉ ने लिखा भी नहीं हुआ कहीं डिस्क्लोज कर दो ये बात। अब ये ओपन है बात, जजमेंटल सी है। इसमें अगर आपको महसूस हो कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि मैं अगलों को सच बता दूं वरना बहुत बड़े बड़े लोगों के नुकसान हो जाने हैं, शुगर मिलों के केस आए थे और पता नहीं कौन कौन से केस आए थे, तो आपको पता था लॉ ने इसमें कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन आप किसी फर्म में किसी शुगर मिल के अंदर अकाउंटेंट है और आपको पता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि शुगर का स्टॉक पड़ा हुआ है और उसकी वजह से मुल्क में चीनी की प्राइसेस कम हो सकती हैं, तो आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी यहां निभाएं, फिर नौकरी जाती है जाए, आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हुए क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे ये इंफॉर्मेशन आपने क्यों डिस्क्लोज की, आप उसका जवाब दें इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने मना नहीं किया था, इसलिए मैंने ग्रे एरिया को यूज करते हुए, यानी मुझे जजमेंटल था थोड़ा सा, इसलिए मैंने देखा देखी जाएगी और मैं अपनी ड्यूटी समझ के लोगों के इंटरेस्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन को क्या कर दूं, डिस्क्लोज कर दूं। अब 3 बातें अलग अलग है। पहले, लॉ ने कहा है डिस्क्लोज करो, फिर तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पर डिस्क्लोज करें। लॉ ने इजाजत दी है डिस्क्लोज करने की, इसमें थोड़ी सी एक फॉर्मेलिटी है, अपने एम्प्लॉयर से इजाजत ले लें। आखिरी बात, बोले आखिरी बात, लॉ ने ना कहा है डिस्क्लोज करो, ना मना किया डिस्क्लोज करो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है, मैं इस मौके पे क्या कर दूं, तो ऐसी सूरत में आप डिस्क्लोज कर दें। चलें जी, IAS 21 की तरफ वापस आते हैं। जिन हजरात ने कल वाला लेक्चर नहीं लिया फिजिकल वालों ने, वो कल वाला लेक्चर ले लीजिएगा। अभी जो मैं बातें करूंगा को खास उनका कल वाली बातों से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। IAS 21 मैं बाद में शुरू करता हूं। IAS 40 का जरा मुझे स्कोप बता दें क्या था। FAR 1 IAS 40 का नाम, IAS 40 जरा रिवाइज कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, स्कोप क्या था? लैंड बिल्डिंग, नहीं प्लीज, गाड़ी मशीनरी भी था, नहीं लैंड और बिल्डिंग था इसमें। अच्छा, और या एंड, शायद आपको याद हो दोनों के दरमियान और था, लैंड या बिल्डिंग। मकसद क्या था? आपने लैंड एंड बिल्डिंग से इसको महंगा करके बेचना हो, कैपिटल एंड और यानी दोनों भी हो सकते हैं ना, फिर और में तो दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर कोई बंदा लैंड खरीदे या बिल्डिंग खरीदे
और मकसद क्या हो, किराए पे देना या महंगी करके बेचना। तो ये किस स्टैंडर्ड में फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट। और फिर सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, ये डेप्रीशिएट नहीं करेगा। इसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ चला जाता है और इन चीजों को किस पे रखना चाहता है, और अगर कॉस्ट मॉडल पे रखना चाहता है इनको, तो फिर ये डेप्रीशिएट करेगा। क्लियर हो गया। तो अब IAS 40 आपको जरा भूला होगा, इसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, एक छोटा मोटा सवाल कर लेते हैं। हैंड रिटन पेजेस हैं बुक के एंड पे, निकालिएगा, ढूंढने जरा। बुक के एंड पे एक ही सफा है, चैप्टर 7 कौन, हाँ 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 हाँ, ये जो एथिक्स पार्ट है सारा याद करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं इसका। अच्छा, हजरात पूछ रहे हैं, एक भाई ने पूछा कि पेपर में आता है, असल में जो पेपर में आता है ना उसके लिए क्लासें इंशाल्लाह हम अगस्त में शुरू करेंगे। तो अभी यार तो क्यों बुलवाता है यार, मुझे क्यों बुलवाता है यार, इसके पढ़ा करो यार। आता है पेपर में, आता है, याद करना है हमें। अच्छा, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया था स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सवाल पूछा करें, कभी कभी मैं ऐसी बात करता हूं तो माइंड ना किया करें। अच्छा, क्योंकि अभी आपको फॉर्म में जाके पता नहीं क्या क्या मैनेजर्स करते हैं, तो इसलिए थोड़ा से पहले दिन तो आपको भेज देते हैं, जाओ जाके फोटोकॉपी करा के लाओ, और फिर नहीं हो रहा होता तो कहते हैं वो मशीन है, जाओ खुद फोटोकॉपियां करो। फिर आप कहते हैं ओह नो आई एम डूइंग CA, आई विल नॉट डू फोटोकॉपी। तो फॉर्म में जाती है आपको फोटोकॉपी करनी सिखाई जाएगी। भाईजान आप आ जाएं, आपका क्या मूड है आज? ओह मैन, नाउ इंटरेस्टेड। अच्छा जी, ये किताब के अंदर सफा है 7 वाले की, लिखा तो पर IAS 21 है, लेकिन डिस्कशन ऑफ IAS 40 हम करने लगे हैं थोड़ी सी फॉर IAS 21। लैंड एंड बिल्डिंग या लैंड और बिल्डिंग, अगर बेचने के लिए रखी है ना आपने लैंड बिल्डिंग, तो फिर तो आपको पता है इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड लगेगा। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपने किस पर्पस के लिए रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो फिर तो IAS 16 लगेगा। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल के लिए रखी है, किराए पे देने के लिए, या लैंड एंड बिल्डिंग महंगी होने के लिए रखी है, एंड और, तो फिर IAS 40 लगेगा। IAS 40 इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। IAS 40 FR 1 वाला रिवाइज हो रहा है। इनिशियल रिकॉग्निशन, रिकॉर्डेड इफ कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ये हर स्टैंडर्ड में ही होता है तकरीबन, बायोलॉजिकल एसेट में भी होता है, इंटेंजिबल। IAS 16 में भी यही बात है, कॉस्ट पता चल जाए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने हो तो एसेट को डेबिट कर लो। डेबिट करो कितने से, वो मेजरमेंट में डिस्कशन होगी। इनिशियल मेजरमेंट भाईजान कॉस्ट पे होती है, इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे नहीं हो सकती। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होगी, कॉस्ट पे, इंक्लूडिंग नेसेसरी कॉस्ट सच एज प्रोफेशनल फीस एटसेट्रा, को नाम लगवाने के खर्चे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट या कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल में। अब इन दोनों में छोटा और फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू पर। और इस मॉडल में आप डेप्रीशिएट नहीं करेंगे और फेयर वैल्यू पर लेके जाएंगे। बस बार बार बता दें, कॉस्ट मॉडल में आप क्या करेंगे, डेप्रीशिएट करेंगे, यानी बिल्डिंग को ही करेंगे ना, लैंड को तो नहीं कर सकते, डेप्रीशिएट करेंगे। और फेयर वैल्यू मॉडल पे डेप्रीशिएट नहीं करेंगे। लेकिन चलें जी, एक सवाल करते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन नीचे से मिटा दूं, आप मीनवाइल सवाल पढ़ लें। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर ₹70 इंक्लूडिंग लैंड ऑफ 30। अब अगर हमने कॉस्ट मॉडल की तरफ गए तो हमने डेप्रिशिएट किसको करना है, 70 को, 30 को या 40 को, 40 को। लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 ईयर, कल पढ़े से कोई ताल्लुक नहीं है, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 ईयर्स। और फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 11 साल बाद, 31 दिसंबर 11 इज रुपीज एंड रुपीज ऑन 31 दिसंबर 12। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11 एंड 12। अच्छा, मैं पहले एज्यूम कर रहा हूं कि कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, तो मैंने क्या मिटा दिए। और अगर मैं एज्यूम करूं फेयर वैल्यू मॉडल है तो मैं क्या मिटा दूं, लाइफ मिटा दूं। तो लेट्स एज्यूम दैट वी आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल। चलिए जी एंट्रीज करें। इफ आई एम यूजिंग कॉस्ट मॉडल तो मेरे P&L में डेप्रिसिएशन डालनी है, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन भी निकालनी है। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 11, बोलें जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट या बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पूरे 70 सी कर दें, कोई मसला नहीं।
डेप्रिसिएशन के अलग अलग कर देंगे, अलग अलग लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट। और 31/12/11 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। टोटल कॉस्ट कितनी है दोनों की? उसमें लैंड की, तो बिल्डिंग की लाइफ 10 साल, 40 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। नंबर ऑफ मंथ्स पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि रकम जनी 11 को खरीदी हुई है। और 31/12 डेप्रिसिएशन डेबिट जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है वही रखें, 4 नोट करने की जरूरत नहीं। तो ये कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है। दूसरा कौन सा मॉडल है? इसमें क्या करूं? इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो डेप्रिसिएशन हमने मिटा दी। हमने इसको किस पे रखना है? आप फेयर वैल्यू पे। मेरा मशवरा है कि टी काउंट बना लें, इन्वेस्टमेंट का टी काउंट बना लें ताकि कैरी डाउन में फेयर वैल्यू आ जाए, फिर वही कैरी डाउन फेयर वैल्यू बीडी फेयर वैल्यू बन जाएगी। तो अब एक वर्किंग करने लगा मैं, फिर उसके बाद एंट्रीज करेंगे। फेयर वैल्यू मॉडल, लगता है ये लाइट फेयर वैल्यू मॉडल के लिए ही ऑन की गई थी आज। फेयर वैल्यू मॉडल वर्किंग, और ये इसकी वर्किंग के लिए ऑफ की गई थी जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडिया पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी। 1 जनवरी 11 कैश। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस में होनी है? कॉस्ट पे। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अब लैंड बिल्डिंग दोनों है। फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 95। किस दिन? 31/12/11 95। अच्छा, कैश के साथ भी यही होता है। सुबह दराज में 70 रुपए रखे, साल के एंड पे वो 95 हुए थे, पैसे हैं क्या है? तो कैश के साथ ऐसे नहीं होता, लेकिन हर चीज के साथ कुछ ना कुछ ऐसे होता है। ऐसे बायोलॉजिकल एसेट के साथ होता है ऐसा, साल के शुरू में 10,000 के होते थे और साल के एंड पे 12-13,000 के होते थे, और उनमें हम कहते थे 2 वजह से चेंज आई है, या फिजिकल चेंज आई है या प्राइस चेंज आई है। कुछ बातें याद है? ये सब कुछ ही खा गई हैं छुट्टियां, तो ये याद है? तो इससे जमीनें और बिल्डिंग्स भी क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। तो आप बता दें जी, खुशा आया गमा आया? कितने का खुशा आया? 25 का। किधर डालें? P&L में डालें, P&L में डालें। फेयर वैल्यू गेन नाम लिख लें या P&L लिख लें, आपकी मर्जी है। फेयर वैल्यू गेन नाम लिखते थे, बहरहाल P&L कितना? 25। 1 साल का कैरी डाउन, अगले का क्या बनेगा? कमाल कर दिया, F2 वालों को भी ये पता है। खीर नहीं होगी। कैरी डाउन क्या बनता है? फ्रॉड डाउन। कमाल होगी, 7 वाले कैसे करेंगे? कमाल होगी यार, जमाल आज तूने कमाल। हाँ जी, अगले साल का कैरी डाउन 65। जागते रहना भाइयों, बोर हो रहे हैं। 31/12/12 कैरी डाउन। अगर BLS शुरू करा दी फिर तो आपने ऐसे ही सोचना है। 65। आप बता दें, ये लॉसी आए, लॉसा आया? लॉसा आया। कितना? P&L या फेयर वैल्यू लॉस, बैलेंसिंग कितना? 30। अब डेप्रिशिएट करें या मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहे हैं? मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। करें जी। 1 जनवरी 11 बोले तो 70। डेप्रिशिएट करें या वैल्यू बढ़ाएं? वैल्यू बढ़ाएं। 2-3 बंदे आए, जरा हिम्मत करें, वैल्यू बढ़ाएं। हम होते आपकी जगह तो हम उठ के आ जाते, आप लोग बैठे रहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, P&L क्रेडिट। अब वैल्यू क्या करें? बढ़ाएं घटाएं? P&L डेबिट। Oh, we wasted our precious time. यार वो इसलिए कि मैंने ना, सही कह रहे हो आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सारा। इसलिए हमें पता चलेगा ना, सवाल में बताएगा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या हेल्ड फॉर दिस पर्पज है। जी भाईजान, क्या एंट्रीज हैं? 70 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। किस मॉडल में? किस मॉडल में? कॉस्ट मॉडल में। और 70 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए किस मॉडल में? लेकिन इसमें क्या करनी पड़ी? एक वर्किंग। सो व्हाट इज द समरी गाइस? कॉस्ट मॉडल क्या करते हैं? शो एसेट इन बैलेंस शीट एट लेस accumulated एंड accumulated impairment, P&L will show। फेयर वैल्यू मॉडल क्या करता है? शो एसेट इन बैलेंस शीट एट फेयर वैल्यू, P&L will show gain loss due to fair value जिसमें एंड डू नॉट डेप्रिशिएट। अच्छा, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि आप हजरात ने कल का लेक्चर नहीं लिया, स्टिल कोई परेशानी वाली बात नहीं। मुझे बताएं, आपकी जेब में सुबह उठे तो $12 पड़े हुए थे,
सुबह उठे तो आपकी जेब में कितने डॉलर पड़े हुए थे? $12 पड़े हुए थे। ये संडे को अम्मी ने खुश होकर आपकी जेब में डॉलर डाल दिए थे। खाला आई हुई थी अमेरिका से, आपकी जेब में अम्मी ने डॉलर डाल दिए। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप गूगल बाजी पे जाएंगे और चेक करेंगे $1 कितने का है, ताकि आप लेवल तो चेक करें ना आपकी जेब में कितने पैसे हैं। तो $1 पड़ा 190 का, थोड़ा ज्यादा पुराना पाकिस्तान का, तो $190 का। आप बता दें आपकी जेब में कितने, बताएं जी आपकी जेब में कितने पैसे हैं? बोले $12 इंटू रुपीज 190, $2280 और तो $12। अच्छा $12, और असल में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? $2280। एक मटन कढ़ाई आ सकती है आराम से, आ जाएगी? नहीं आएगी मटन कढ़ाई? आधा किलो मटन कढ़ाई, अच्छा मटर कढ़ाई आ जाएगी। तो माशाल्लाह $12 की भाई फरमा रहे हैं आधा किलो मटन कढ़ाई मैं खा सकता हूं। तो $12 का क्या मतलब है? जेब में कितने पैसे हैं? 2280। तो इसी तरह आपकी जेब में कैश की बजाय अगर आपके पास प्रॉपर्टी हो, जेब में नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी हो बाहर के मुल्क में, तो उसकी भी फेयर वैल्यूज लेके आप कर सकते हैं सॉल्व। तो चाहे अब आपने कल की क्लास ली थी या नहीं ली थी, मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बना दें फेयर वैल्यू मॉडल पे, जल्दी करें। जल्दी कल वाली क्लास ली नहीं ली कोई मसला नहीं, बिल्कुल रिलैक्स लें और आप मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बना दें। प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है बाहर के मुल्क में है? बाहर के मुल्क में है। क्या बनाते हैं? मेरा रिजल्ट है तुम मुल्तान से हो? फिर आना था तुम्हें, आ जाना था यार तुम्हें। भावल नगर ये 4 घंटे किधर थे? आ जाना था यार। यूट्यूब वाला लेक्चर देख लेना, जो लेक्चर नंबर 33 करो जल्दी सॉल्व करो। हो गया, बन गया टी अकाउंट। नहीं रिसीवेबल तो नहीं आ रहे। कितनों में से हो गया? हाथ पे कर दें। We purchased a property in USA for capital appreciation। तो प्रॉपर्टी यानी लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी है यूएसए में फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो बता दें कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS 40। कॉस्टिंग $30 ऑन यकम जनवरी 15 को डॉलर कितने का? 130 का। साल के एंड पे वो प्रॉपर्टी कितने डॉलर की होगी? $70 की, यानी $30 से बढ़ के कितने डॉलर की होगी? $70 की। हो। और 2016 में जो कौन सा है, जो बाइडन, क्या कैसे बोलते हो, जो बाइडन, वही वाला बाइडन, वो बाइडन आया तो हमारी प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई 70 से किस पे चली गई? 25 पे चली गई। तो अब आपसे सिर्फ जनरल एंट्री जिसकी मांगी है, तो पाक रुपीस के अंदर डेटा अवेलेबल है या बाहर के डॉलर के अंदर डेटा अवेलेबल है? डॉलर हमारी करेंसी है। शहबाज शरीफ का मैंने आपको प्लान नहीं बताया, 2-3 साल में हमारी करेंसी बन जानी है। अच्छा, हमने खरीद लेना अमेरिका को। अच्छा, तो वी परचेज्ड अ प्रॉपर्टी इन यूएसए फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन कॉस्टिंग $30 ऑन यकम जनवरी 15। मैं खरीद लेना भाई फरमा रहे हैं जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यकम जनवरी 15, चुप रहे, यकम जनवरी 15। कैश कितना पे किया?
$30 इंटू रुपीज 130। मस्ट अटेंड कीजिएगा लेक्चर नंबर 33 और फिर कल आइएगा तैयार होकर। $30 इंटू रुपीज 130 रुपीज 3900। ये एक मरले भी प्रॉपर्टी नहीं है, शायद एक गिफ्ट प्रॉपर्टी है ये, जो हमने 3900 की खरीद लिया। नेक्स्ट, साल के एंड पे चेहरों पे मुस्कुराहट लाए यार, हद होगी तो देखें। साल के एंड पे ये प्रॉपर्टी कितने की होगी? $70 की होगी। 31 दिसंबर 15 कैरी डाउन $70 इंटू 130 94। असल में हमें लाइफ वगैरह दी नहीं हुई ना, इसलिए हम मजबूरन पे फेयर वैल्यू मॉडल ही लगा रहे हैं, डेप्रिशिएट तो कर ही नहीं सकते। वैसे बताया नहीं उसने, नहीं बताया नहीं हुआ। आप बता दीजिए 3900 वाली चीज किस पे चली गई? अच्छा यार, इसमें ये ना सोचिएगा कि प्रॉपर्टी भी महंगी हो गई है और डॉलर भी महंगा हो गया है, अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं। किसने सोचा था ऐसा? हम नहीं यार, छोड़ो यार, किसने सोचा था ऐसा? सादा सी बात है, प्रॉपर्टी भी महंगी हो गई, डॉलर शरीफ बोला करने सा, डॉलर शरीफ भी क्या हो गया? महंगा हो गया। तो इस चक्कर में ना पड़े, बस आप P&L निकालें। 5550 ओके। कैरी डाउन को क्या बनाते हैं? ओए होए ये आप कमाल करते हैं, वैसे दिल खुश हो जाता है। कैरी डाउन को क्या बनाते हैं? ब्रॉड डाउन। आगे चलें जी, क्या करना है? प्रॉपर्टी कितने की हो गई? $25 की। और डॉलर कितने का हो गया? 132 का। 31 12 16। ब्रॉड डाउन नहीं, कैरी डाउन जी। कितने की हो गई? $25 की। और डॉलर 132 3300। डन। कितने लोगों ने ये बना लिया था और कल की क्लास नहीं ली हुई थी? वेल डन, ये वगैरह बना लिया, ठीक है। अब ये मतलब नहीं कि नहीं लेके आनी, क्योंकि उसमें जो बातें की थी उनसे मैं लिंक करके चीजें नहीं चल रहा आज। अच्छा, 6150 में एंट्रीज बता दें। पहले साल कितनी एंट्रीज होंगी? 2। अगले साल 1। पहले साल असल में खरीदने की एंट्री एक्स्ट्रा होगी ना एक। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट कितना? रुपीज 3900। हमारी प्रॉपर्टी तो उधर है, लेकिन हम एंट्रीज पाक रुपीज में करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और P&L क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और P&L डेबिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट P&L क्रेडिट, P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बताएं, अच्छा पेज 563 क्वेश्चन 11, पेज 563 क्वेश्चन 11। कायदेआज़म वाले नोट बैंक में रखवाए जा सकते हैं या घर में दराज में ही पड़े रहें? दोनों काम हो सकते हैं। कायदेआज़म वाले नोट घर में पड़े रहें या बैंक में भी रखवाए जा सकते हैं? किसी को पता है कायदेआज़म वाले नोट बिजनेस की दराज से बिजनेस के बैंक अकाउंट में जाने की एंट्री क्या कराते थे टीचर? बैंक डेबिट। और कायदेआज़म वाले नोट बैंक से निकलवाने की एंट्री क्या करवाते थे? कैश डेबिट। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ बैंक डिपॉजिट? बैंक विड्रॉल नहीं बोल रहा, बैंक डिपॉजिट, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। तो बैंकिंग्स या बैंक डिपॉजिट एक ही लफ्ज है, बैंकिंग्स या बैंक डिपॉजिट। और बैंक विड्रॉल या विड्रॉल एक ही लफ्ज है, वो है बैंक से पैसे निकलवाना। अच्छा, आपके पास पड़े हुए थे डॉलर घर में, आपके दिल में आया चूहा खा ना जाए, आपके दिल के अंदर आया कोई लेके भाग ना जाए, आपके दिल के अंदर आया छोटा भाई को गड़बड़ ना कर दे, तो आपके पास पड़े हुए थे डॉलर, आपने जाके कहां जमा करवा दिए? बैंक में जमा करवा दिए। आप पाकिस्तानी कंपनी, आप एक पाकिस्तानी कंपनी है, साथ वाले की शक्ल देखें, आप एक पाकिस्तानी कंपनी है, whose functional currency is रुपी। कोई बात बुरी लगा कर इग्नोर कर दिया करें, मैं घर से सोच के नहीं आता क्या बातें करनी है। अब पाकिस्तानी कंपनी whose functional currency is the
आप कह रहे होंगे लेकिन बोलते हुए सोच लिया करें। अच्छा, पाकिस्तानी कंपनी होस्ट फंक्शनल करेंसी इज द रुपी। एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसकी करेंसी कौन सी है? रुपी। डिपॉजिटेड $70 इनटू अ डॉलर अकाउंट। डॉलर अकाउंट में पैसे रखवा दिए, तो डॉलर कहां पड़े हुए थे यार? बैंक में पड़े थे, तो बैंक में क्यों रखवाने हैं? एक मिनट की खामोशी। अच्छा चलें वापस आ जाएं, 1 मिनट पूरा हो गया। तो डिपॉजिटेड $70 इनटू करंट अकाउंट, तो कहां पड़े हुए थे? बिजनेस की दराज में पड़े हुए थे, दराज में पड़े हुए थे, गल्ले में पड़े हुए थे, संदूकची में पड़े हुए थे, जाके कहां जमा करवा दिए? बैंक में जमा। अब पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपीज डिपॉजिटेड $70 इनटू डॉलर करंट अकाउंट इन अ बैंक ऑन यकम मार्च 2018। द कंपनी पेड से मुराद भी यहां डिपॉजिटेड होगा। द कंपनी डिपॉजिटेड एन एडिशनल $12 इनटू अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर 2018। और 30 अक्टूबर को जाके कितने डॉलर जमा करा दिया? और पहले कितने जमा कराए? 70। फिर कितने जमा कराए? जिस वक्त 70 जमा कराए थे वो कौन सा दिन था? यकम मार्च। जिस वक्त 12 जमा कराए वो कौन सा दिन था? साल के एंड का रेट क्यों दे रहे वैसे हमें? साल के एंड पे डॉलर का रेट चेंज हो गया होगा ना? डॉलर अपना जिगरी तो नहीं है कि उसे रोक के रखे हम एक जगह पे, ठीक है? डॉलर तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी फिर नीचे आ जाता है, ठीक है? तो फिलहाल आप मुझे इसकी टेंशन ना लें कि डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि यकम मार्च 18 को क्या एंट्री होगी और 30 अक्टूबर 18 को क्या एंट्री होगी? डॉलर में एंट्री करना पसंद करेंगे, कायदे-आज़म में एंट्री करना पसंद करेंगे? एक्सीलेंट, कायदे-आज़म में एंट्री करना पसंद करेंगे। तो कायदे-आज़म में एंट्री ट्राई करें। हिम्मत सारे लोग कायदे-आज़म में एंट्री। पहली 2 एंट्रीज कर दें, तीसरी एंट्री मैं खुद कराऊंगा। प्यार से कहीं साथ वाले से, गाय एंट्री करो। आखिरी रोज से मैं शुरू करने लगा हूं रिजल्ट पूछना। चलें जल्दी जल्दी आप एंट्री करें मीनवाइल। हाँ जी भाई, क्या बना? माशाल्लाह। कितने दिए थे? बाकी तो रहे सारे पास। कितने दिए? 2। ओके। अच्छा जी, $70 आपने यकम मार्च को जब जमा करवाए तो एंट्री $70 से तो नहीं करेंगे, बूझ पेड़ मारेंगे बेटा, पाक रुपीज में एंट्रीज करनी है। तो $70 अरब 120 रुपए पर डॉलर। डेट बताएं? यकम मार्च 18। बोले जी एंट्री। बैंक डेबिट। अच्छा हुआ कुछ नहीं, वो जो डॉलर आपके पड़े हुए थे ना कैश में, वही आपने कहां रखवा दिए? यानी डॉलर आप तड़क तड़क हाथ में पकड़े हुए थे और वही आप कहां चले गए हैं? बैंक में चले गए। बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। तो $70 कितने रुपए का एक डॉलर? 120 रुपए। $70 इंटू रुपीज 128। खुदा के लिए लेक्चर 33 लेके आइएगा। तो आप कितने पैसे बैंक में जमा करवाए? $70 या 8400? अच्छा वैसे बैंक को फोन करके पूछेंगे, बैंक क्या बताएगा? बैंक कहेगा डॉलर आपके पड़े हुए हैं। कितने डॉलर पड़े हुए हैं? $70। बैंक से पूछेंगे कितने डॉलर पड़े हुए हैं? बैंक चपेट मारेगा जितने रखवाए थे, 70 ही रखवाए थे। लेकिन आप अपनी एंट्रीज के एतबार से क्या समझेंगे मैंने कितने पैसे रखवाए हैं? 8400। अब आपके पास आसमान से डॉलर आते हैं, असल में होता है आप आंख बंद करते हैं डॉलर आ जाते हैं। तो आपके पास कुछ और डॉलर आ गए 30 अक्टूबर 2018 को, ये भी आपने कहां जाके जमा करा दिया? बैंक में जमा करा। क्या अमाउंट? 30 अक्टूबर 2018। फिर आपने बैंक में पैसे पे कर दिए, बैंक डेबिट कैश करेंगे। कितने डॉलर? $12 इंटू रुपीज 1140। क्लियर? अच्छा जी, पहले डॉलर की एंट्री आपने कितने रुपए पे मारी थी? 120 पे मारी थी। दूसरे डॉलर की एंट्री आपने कितने रुपए में मारी? क्या साल के एंड पे डॉलर इतने का ही होगा या डॉलर जो है वो मस्ती करेगा? दाएं बाएं कुछ होगा डॉलर? जी, साल के एंड पे डॉलर ही रह गया बेचारा। कितने का हो गया? 97 का। अब हमें देखना पड़ेगा यार कि डॉलर्स पे हमें गेन आया है या डॉलर्स पे हमें, अब थोड़ी सी आपकी ना अटेंशन चाहिए होगी, थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहिए होगी। एक कैलकुलेशन में करने लगा, लेकिन इधर ना ऐसे हाथ फेर के सफे पे
आवाज नहीं आ रही मुझे, वो कैलकुलेशन पहले देखिएगा। थोड़ी सी ज्यादा टेंशन चाहिए आपके साथ वाले की। आप मुझे बताएं, हमारे पास एक तो $70 पड़े हुए हैं बैंक में, वो अब कितने के हो गए हैं? अब कितने के हो गए? 97 इंटू ₹97 6790। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये डॉलर मेरी बुक्स में ऑलरेडी कितने पे आ रहे हैं? एक्सेलेंट। ये वाले डॉलर जो 70 है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये डॉलर ऑलरेडी मेरी बुक्स में कितने पे आ रहे हैं? 8400। मैं एक लफ्ज लिखा करूंगा वर्सेस, यानी बिल मुकाबला। 6790 के बैलेंस शीट डेट पे हैं, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितने पे किए हुए हैं? 8400 पे। मुझे आप बता सकते हैं कि मेरी पुरानी फिगर कितनी है जिस पे मैंने रखा हुआ था इनको? 8400। और नई फिगर कौन सी है जिस पे मैं लेके जाना चाह रहा हूं? अब पुरानी को नई पे लेके जाऊं, यानी बैंक में पड़े हुए 84 मेरे 6790 हो जाए, तो मेरी जान निकल जाएगी या मेरी बाछें खिल जाएंगी? जान निकलेगी, बाछें खिलेंगी, जान निकलेगी, बाछें खिलेंगी, जान निकलेगी। किस बात पर? निकलते निकलते रह जाएगी, निकाले ना आप, अगली एंट्री भी करनी है। तो मेरी जान निकलने वाली हो जाएगी ये सुन के कि 8400 वाली चीज कितने पे गिर गई। क्या मैं बाहर लॉस का लफ्ज लिखूं, गेन का लफ्ज लिखूं? लॉस कितना? 1610। मुझे 1610 रुपए नुकसान आया। क्लियर? अच्छा, एक और कैलकुलेशन भी कर लूं, दोनों की इकट्ठी एंट्री कर लूंगा। कितने डॉलर और जमा कराए थे? $12। $12 ये वाले अब स्टिल 97 के ही हो गए हैं, क्योंकि सारे डॉलर नए पुराने अब कितने के हो गए हैं? 97 के। 1164। ये किताबों में कितने के पड़े हुए हैं? किताबों में पड़े हुए कितने के? 1140 के। तो पुरानी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 1140 के हैं, और नई कैलकुलेशन के मुताबिक अब मेरी चीज 1140 वाली पड़ी एसेट जो हो, एसेट हो 1140 वाली चीज पड़ी 1164 की हो जाए, तो बताएं ये बाछें खिलने वाली बात है? तो कितने से बाछें खिलाएंगे? गेन 24। क्या आप जिंदगी में गेन और लॉस को नेट कर सकते हैं? क्या गेन और लॉस को नेट कर सकते हैं? खुशियां ज्यादा हों तो गमों को खा जाती हैं, और गम ज्यादा हों तो किसको कहेंगे किसे खाए? गमों को कहेंगे गमे, बड़े गमे को कहेंगे छोटी.com खुशी को खा जाए। क्या बचा? गम बचा। कोई क्लास का बच्चा गम निकाल के दिखाए। 15। अब 2 एंट्रीज करें या 1 एंट्री कर लें? किस वाले गम से? ग्रॉस गम कितने? खुशी कितनी है? नेट गम। तो जिंदगी नेट गम और नेट खुशियों के साथ ही चलती है। नेट एंट्री करें। 31 दिसंबर 18। बताएं जी। अच्छा, इसको ना लॉस को P&L में डालना होता है। इसका नाम हम रखा करेंगे एक्सचेंज लॉस। इसको P&L में डाला करेंगे। एक्सचेंज लॉस डेबिट और क्रेडिट बैंक। 1586। नोट करें जरा जी। मैं इसका बताता हूं। अभी ये ना कैलकुलेशन कुछ लेंथी हो जाएगी, इसका एक शॉर्टकट अभी आपको बताना है, लेकिन पहले आप ये नोट कर लें। कुछ भाई कह रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर लें, और फिर इनका डिफरेंस ले लें। वो ठीक बेहतर है, बस इस तरह चलने लगा। ओके, डॉलर कितने का हो गया? इसलिए ये नई वैल्यूज हैं, लेकिन हमारी किताबों में मेरे एसेट 8400 से गिराने हैं और 1140 से ऊपर बढ़ा के 1164 पे लाने हैं। तो यहां गम आ रहा था, यहां खुशी आ रही थी। ट्राई करें
ट्राई करें टी अकाउंट बनाने की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला टी अकाउंट बनाया था, ट्राई करें टी अकाउंट बनाने की। टी अकाउंट का नाम रखिएगा बैंक अकाउंट। ट्राई करें जरा टी अकाउंट बनाने के, खुद ट्राई करें। उसमें ना फिर इतना लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अगर टी अकाउंट बन के आपका 1586 आ जाता है तो आपके साथ वाले को शाबाश मिलेगी कि किस खुशकिस्मत के साथ बैठा हुआ है। टी अकाउंट बना के ट्राई करें। जी पहले उस क्लास वाले हाथ खड़ा करें, फिगर निकल आइए। चलें जी अब इस क्लास वाले हाथ खड़ा करें, फिगर निकल आइए। वेल डन। अच्छा इसमें ना एक सजेशन लिखें कि पहले डॉलर में अकाउंट कंप्लीट करना है, पहले डॉलर में अकाउंट कंप्लीट करना है। ये क्योंकि आने वाले दिनों में ये अकाउंट हम यूज किया करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। पहले डॉलर में अकाउंट कंप्लीट करना है, वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं। समझ लें आप तसल्ली से। यकम मार्च 18 बैंक डेबिट कैश कितने डॉलर रखवाए, बस छोड़ने पड़े। अभी डॉलर में अकाउंट मुझे पूरा करवाएं पहले, फिर आगे तारीख बताएं। 30 अक्टूबर 18 कितने डॉलर रखवाए, 12। कैरेट डाउन भी डॉलर में निकाल दें। अब ये 82 ना यहां कहीं नहीं यूज हुआ था, 82 इधर आ रहा है इस मेथोडोलॉजी में। ये भी एक्सेप्टेबल है, टी अकाउंट बनाना भी एक्सेप्टेबल है। ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाए तो टी अकाउंट बनाना पड़ेगा वरना टाइम बहुत लग जाएगा जी। 31 दिसंबर 18 हिंट क्या दिया, पहले क्या करें डॉलर्स में अकाउंट पूरा करें। कितने डॉलर, 82 डॉलर पड़े हुए हैं बैंक में, 82 डॉलर बैंक में पड़े हैं। क्लियर। अब आप मुझे ये बता दें कि इस दिन रेट कितना था, 100, इस दिन 95, 11। चलें जी पहली एंट्री बताएं। बैंक डेबिट यानी इस टी अकाउंट से भी तो एंट्रीज हो सकती हैं। दूसरी एंट्री बताएं, बैंक डेबिट 1140। अब क्या साल के एंड पे सारे डॉलर मेरे पास पड़े हैं और ये सारे डॉलर कितने के हो गए हैं। अब मेरी बिलास है कि कौन से बड़े हैं कौन से कम हुए हैं, मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूं चीजों को। 79। अब ये 7954 टाइप फिगर को यहां नहीं आई थी मेरे ख्याल से, इन दोनों का टोटल भी हो रहा हो 7954, शायद इन दोनों का टोटल हो, लेकिन हमने इस तरह चले नहीं थे। 7954 रुपीज बन गए। अब ये अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा तो या तो एक्सचेंज गेन आ जाएगा या एक्सचेंज लॉस आ जाएगा। बताएं जी क्या आ रहा है, एक्सचेंज लॉस आ रहा है। लॉस इस साइड पे पता क्यों आता है, बैंक क्रेडिट लॉस डेबिट, बैंक क्रेडिट लॉस डेबिट। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान तरीका है। 1586 ये 1586 डायरेक्ट निकला है और इसकी एंट्री अब कैरेट डाउन की तो एंट्री होती नहीं। अब तीन एंट्रीज भी देख लें जरा। 8400 की एंट्री, 1140 की एंट्री और 7954 की कोई एंट्री नहीं क्योंकि कैरेट डाउन है, और 1586 की एंट्री। बोले एक्सचेंज लॉस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो लिखें जहां ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो, 2 3 4 ट्रांजैक्शंस आ जाएं। वैसे तो इधर भी ज्यादा ट्रांजैक्शन थी, 2 भी काफी है मेरी नजर में। जहां ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो तो बैंक का टी अकाउंट बना लिया करेंगे। हाँ कर सकते हैं, बस ये फिगर्स पता होनी चाहिए। दोबारा बोलो। 97 से ठीक है। और हाँ बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम।
ओके भाई इधर लाओ। ओके जी भाईजान, ये क्या है? गाय गाय होगी मेरे ख्याल से तो। चलो, ये एक मैं आपको लफ्ज इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं आपकी डिक्शनरी में। कल भी जाते हुए मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो जरा लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं। ये गाय इज ए पैसे। इस गाय को कह सकते हैं ये पैसे हैं। इसको बेच दें, बेच के रिसीवेबल बुक करें, बेच के रिसीवेबल बुक करें, उस रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे आएंगे ना। तो इस गाय को तो आप नहीं कह सकते वो देखो पैसे जा रहे। गाय ने ऐसे देखना है, गाय ने कहना गाय, यू आर गाय, मी गाय, कौन थे पैसे? अच्छा, अच्छा भाईजान, ये प्लांट है। ये क्या है? प्लांट है। मुझे लग रहा है इससे जहाज बन रहे हैं इधर। अच्छा, ये जो प्लांट है, ये प्लांट पैसे, प्लांट पैसे। आप प्लांट को करंट एसेट में कैश एंड बैंक के साथ डाल के शो करेंगे। प्लांट पैसे, तो प्लांट पैसे नहीं है, इसलिए प्लांट को कहते हैं नॉन मॉनेटरी। क्या कहते हैं? और बायोलॉजिकल एसेट्स को भी क्या कहते हैं? नॉन मॉनेटरी। अच्छा जी, ये मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी ये सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर्स। तो क्या ये सॉफ्टवेयर पैसे हैं? पैसे। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं ये पैसे हैं। तो ये तीन लफ्ज याद कर लें, कौन कौन से? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बायोलॉजिकल एसेट्स और इंटेंजिबल्स। क्या ये पैसे हैं या नॉन मनी है? मनी या नॉन मनी? अच्छा, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, क्या ये मनी है? तो इसे कहते हैं मॉनेटरी। क्या कहते हैं? मॉनेटरी। आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, क्या ये मनी है? जी बिल्कुल। इसे क्या कहते हैं? मॉनेटरी। मॉनेटरी। यह डेटर मनी तो नहीं है, लेकिन डेटर से डायरेक्टली जो है वो मनी आनी है। यानी डायरेक्ट डेटर देख के जहन में मनी ही जहन में आती है कि पैसे ही आने हैं। लेकिन गाय को देख के जहन में ऐसे नहीं होता कि पैसे ही आने हैं, उससे दूध भी निकलना है, ये भी निकलना है, वो भी होना है, वो भी होना है, गोश्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गाय तो अलग चीज है। और प्लांट देखते ही जहन में कैश नहीं आता जहन में। प्लांट तो गाड़ियां भी बनाएगा, प्लांट तो जहाज भी बनाएगा, प्लांट तो खुद भी जहाज बन जाएगा, प्लांट तो पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। लेकिन डेटर जब भी जा रहा हो सामने, मेरा डेटर जा रहा हो, कॉलेज वालों के सामने स्टूडेंट जा रहा हो जिसने फीस ना दी हो, तो पैसे ही नजर आएंगे, कैश। तो डेटर, डेटर। और क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर से पैसे लेने हैं, देने हैं, पैसे देने हैं। तो ये भी मनी टाइप चीज है, मॉनेटरी। मॉनेटरी। बैंक को लोन वापस करने, मॉनेटरी। यानी यही फील आएगा जैसे ही बैंक में नजर पड़ा करेगी तो सोचा करेंगे इसको मैंने पैसे, और कोई ख्याल नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं पैसे ना दूं ये मेरे साथ क्या करेगा वो अलग बात है, मैंने इसको पैसे देने हैं, दैट इज मॉनेटरी। मैंने किसी को उधार दिया हुआ है, तो जब भी वो मुझे नजर आएगा तो मुझे पैसे आते हुए नजर आएंगे, मैं आंखें बंद करके फील करूंगा इसके जेब से पैसे निकल रहे हैं, मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं। मॉनेटरी। मॉनेटरी। गाय जा रही होगी ये नहीं सोचूंगा पैसे आ रहे हैं, उससे दूध भी आ सकता है, उससे गोश्त भी आ सकता है, ठीक है। मॉनेटरी। इन सारी चीजों को छोड़ें, क्या मैं कह सकता हूं रिसीवेबल्स और पेएबल्स? रिसीवेबल्स और पेएबल्स इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? मॉनेटरी। मॉनेटरी एसेट्स कहते हैं या मॉनेटरी लायबिलिटीज कहते हैं इनको? ये सवाल मैंने कल भी नहीं पूछा था। ये मॉनेटरी एसेट्स हैं या मॉनेटरी लायबिलिटीज हैं? भाईजान स्टैंडर्ड कहता है ये मॉनेटरी आइटम्स हैं। हाय हाय हाय, छोड़ो इन चक्रों में, क्योंकि ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, तो कहते हैं इन चक्रों में ना पड़ो, एसेट है या लायबिलिटी है, इसका नाम मैं आइटम रखने लगा हूं। तो ये क्या है? मॉनेटरी आइटम्स हैं। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखने लगा हूं,
रेंट पेबल। इसको पकड़ के मैं सर्कल में डालूं ना डालूं, ये सर्कल मॉनेटरी आइटम्स क्या है, डालूं ना डालूं इस सर्कल में, सर्कल टूट तो नहीं जाएगा। रेंट पेबल आपने इस्तेमाल कर लिया है घर, लेकिन आपने उसका किराया अभी तक पे, तो रेंट पेबल का टी काउंट जब भी आपको नजर आएगा आपको क्या फील होगा, मैंने पैसे देने हैं, क्या मैं इसको पेबल कह सकता हूं, इसको पेबल में फिट करूं, इसको पेबल कह सकता हूं, तो उसको उठा के इधर ले आए, दैट इज रेंट पेबल। तो रेंट पेबल भी क्या है, मॉनेटरी। जाए मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी सोचते सोचते घर चले जाएं। होमवर्क मैं अब आपको नहीं दे रहा क्योंकि आपने कल वाला लेक्चर लेना है।